किसान भाइयों, आज 20 सितंबर 2020 है और इस समय आलू की खेत की तैयारी चल रही है और उसमें ये जो खाद आप देख रहे हैं इसे तैयार किया जा रहा है खेत में डालने के लिए। खेत में हम इसे इस तरीके से बिखेर देते हैं और बिखेरने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आगे की प्रक्रिया की गई है। और ये जो हमारी फसल आप लोग देख पा रहे हैं ये है 35 दिन की और यह काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, काफ़ी स्वस्थ फसल है। यह सारी जानकारियां आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो के बाद हर एक प्रक्रिया की जो वीडियो आएगी अलग अलग पार्ट में आएगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप अच्छे से आलू की खेती कर सकें। किसान भाइयों नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को आलू की खेती की संपूर्ण जानकारी देंगे। कई किसानों की मांग थी कि आलू की खेती की संपूर्ण जानकारी की वीडियो लेकर के आई जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी रबी की फसलों की हम पूरी सीरीज लेकर के आ जाए। तो देखिए, आज यहाँ पर जो आलू की खेती हम बताने जा रहे हैं आपको, यहाँ पर कमर्शियल लेवल पर सफल छोटे किसान, बड़े किसान, अधिकतम उत्पादन और भंडारण, सारी चीजें आज आप लोगों को हम यहाँ पर बताएंगे। आलू की खेती के संबंध में आप लोगों को अंत तक बने रहना है ये देखने के लिए कि आप लोगों को जो है किस किस उद्देश्य से आलू की खेती की जाती है, इसका समय क्या होता है, मिट्टी, जलवायु, खेत की तैयारी, इसमें कौन सी खाद डालेंगे, बुआई, प्रजाति, बीज का संशोधन, बीज की मात्रा, सिंचाई, उर्वरक, रोग, खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, उत्पादन कितना होगा, लागत, मुनाफा, भंडारण, सावधानियां, और छोटे किसान कौन सी विधि अपनाते हैं, बड़े किसान कौन सी विधि अपनाते हैं, और इसमें आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी होगी एक बेहतर उत्पादन लेने के लिए। तो आप लोग बने रहिए अंत तक। मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले हमारा आता है कि इसे किस उद्देश्य से करते हैं। देखिए, जब आप किसान हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप किस उद्देश्य से खेती करने जा रहे हैं आलू की। देखिए, जो आलू होता है, एक आलू होता है जिसकी खेती की जाती है सब्जियों के लिए, और एक आलू होता है जिसकी जो सप्लाई होती है वह परिष्कृत करके उसके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तब फिर वह मार्केट में लेकर के आया जाता है, जैसे आपका चिप्स। तो उसके लिए अलग अलग होता है। लेकिन आज हम यहाँ जो फोकस कर रहे हैं, आप चाहे जिस उद्देश्य से करें आपको यही विधि अपनानी होगी, लेकिन यहां पर आपको जो वैरायटी है उसका चयन करना पड़ेगा अलग से। तो उसके लिए हम जल्द ही कल वीडियो लेकर के आएंगे कि किस उद्देश्य के लिए कौन सी वैरायटी और कैसा प्रोडक्शन उसका रहेगा। तो अब आ जाते हैं कि इसे आप कब लगा सकते हैं, इसकी खेती कब से कब तक कर सकते हैं। सामान्यतः यही किसानों का प्रश्न होता है। तो यह देखिए, रबी के मौसम की यह फसल है और जो रबी का मौसम होता है आपका, वैसे तो अक्टूबर से इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन जब हम बात करें आलू की खेती के मामले में तो यह जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो जो इसका समय होता है, समय जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कच्चा आलू और पक्का आलू। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो कच्चा आलू है ये अगेती है और जो पक्का आलू है यह पछेती है। जो हमारा कच्चा आलू होता है इसे हम भंडारण के लिए नहीं प्रयोग करते हैं, इसे हम खुदाई करके तुरंत मार्केट में लेकर के चले जाते हैं। कच्चा आलू का जो रेट होता है यह पक्के आलू की अपेक्षा उम्मीद रहती है कि बेहतर मिलेगा, लेकिन जब यह खुदाई होती है तब यह बेहतर मिलता है। और हो सकता है कि आपका जो पक्का आलू भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है उस समय जा करके पक्का आलू का ज्यादा रेट मिल जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पक्का आलू होता है वो बाद में जा करके रेट गिर जाता है। तो रेट दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कच्चा आलू का जो रेट आपको शुरू में मिलता है पक्का आलू से बेहतर मिलता है। तो ये चीजें हैं। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो हमारा कच्चा आलू होता है यह हम इसकी खेती कब से कर सकते हैं, अगेती आलू की। तो देखिए, अगर हम बात करें कच्चा आलू की तो 1 जो सितंबर होता है इससे शुरुआत हो जाती है आलू की बुआई की। लेकिन कच्चा आलू की बुआई करते समय कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी और पक्का आलू की बुआई करते समय कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो जो आपकी फसल है ये डैमेज हो सकती है। तो देखिए, 1 सितंबर से जो शुरुआत होती है जिन इलाकों से, यह भारत के उत्तरी क्षेत्र से शुरुआत होती है, जैसे आपका जो पंजाब का एरिया है, हिमाचल का एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, ऐसे एरिया जहां पर ठंड पहले आ जाती है मध्य भारत की अपेक्षा, तो वहां पर 1 सितंबर से होता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों के लिए तो यहां पर जो है यह समय हो जाता है 15 सितंबर।
इसका कारण ये है कि पंजाब में पहले ठंडी पड़ने लगती है और उसके बाद जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो हरियाणा से सटे हुए इलाके हैं, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ जो है ठंड कुछ समय बाद आती है और यह अक्षांश और देशांतर के कारण होता है और उसको हम कभी डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, तब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे उस चीज को। फिलहाल आप ये समझिए कि पंजाब में ठंडी पहले पड़ती है और हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा बाद में ठंडी पड़ती है। ये जो चीजें हैं 1 सितंबर से जो है पंजाब में खेती शुरू हो जाती है कच्चे आलू के लिए और 15 सितंबर से उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में जो है शुरू हो जाती है बुआई। अब जो है आप यह जान गए हैं, लेकिन इसकी बुआई करते समय एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है और वो ये है कि जब इसकी हम बुआई करते हैं तो जो मौसम होता है ये गर्म होता है। अब गर्म मौसम में आलू की जो बीज होती है इसे हम काट करके नहीं बो सकते हैं। जो हमारा आलू रहेगा ये पूरी तरीके से सेफ रहना चाहिए। गोल जो होता है खड़ा आलू, उसे हम सीधा बुआई कर देते हैं, ना कि उसे हम काटते हैं। तो हम सीधा जो है इसकी बुआई करेंगे और ये वाला जो तरीका है ये हमारा गलत है। अब इसमें जो आपको उत्पादन मिलता है ये अलग मिलता है। अब वहीं पर बात आ जाती है पक्का आलू की। तो जो हमारा पक्का आलू होता है, जैसे मान लीजिए कि अगेती आलू जो हमारा है कच्चा आलू, इसकी हम जो बुआई करते हैं यह सितंबर तक करते हैं 30 और उसके बाद जो होता है जब समय बीतता जाता है तो वह ऑटोमेटिक पक्का वाली कैटेगरी में आ जाता है, जो कि हम भंडारण के लिए उपयोग में लेकर के आते हैं। जैसे 30 सितंबर के बाद जब आप बुआई करते हैं तो यह जो है आपका 30 सितंबर से लेकर के आपका 15 नवंबर तक जो है पक्का आलू की बुआई की जाती है और इसे आप 15 नवंबर वाला पछेती मान लीजिए और ये जो है आपका सितंबर से लेकर के अंतिम और मध्य अक्टूबर तक ये मध्यम कैटेगरी में आ जाता है। इसका जो उत्पादन होता है ये काफी बेहतर होता है। इसकी बीज की बुआई करते समय जो है आप खड़ा आलू की भी बुआई कर सकते हैं और ज्यादातर किसान क्या करते हैं कि जो आलू बड़े होते हैं उन्हें काट देते हैं उसकी साइज और उसमें अंकुरण को देखते हुए। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी होती है अगेती। लेकिन क्या अब कई किसानों का ये प्रश्न होगा कि ये वाला जो आलू काटने का है अगर हम पहले ही काट करके लगा दे तो क्या होगा? देखिए ऐसे में क्या होता है कि जब किसी आलू को आप काट देते हैं तो यह कुछ इस तरीके से रहता है पहले और बाद में यह इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो इसका जो क्षेत्र होता है, स्किन होती है, यह आ जाती है प्रभाव में, फंगस वगैरह लग जाते हैं गर्मी के कारण, जिससे यह आलू आपका सड़ जाता है और जो आपकी कच्चा आलू अगेती फसल है वो खराब हो जाती है। तो यह चीज ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्पादन पे अभी हम आकर के आगे बात करेंगे। तो आप समझ लिए हैं कच्चा आलू और पक्का आलू की गणित। अब बात करते हैं जो इसकी मिट्टी है और जलवायु है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है आलू के लिए अगर आप बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं। देखिए मिट्टी जो इसके लिए हम बात करें तो मिट्टी देखिए कोई भी रहे उपजाऊ रहनी चाहिए, लेकिन अगर खास तौर पे हम बात करें तो जो आपकी दोमट मिट्टी होती है यह इसके लिए अच्छी मानी जाती है। और इसमें अगर बालू का जो अंश होता है, रेत, इसे कई क्षेत्रों में कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन आप उसे इंग्लिश में सैंड के नाम से जान सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है समझने में। अगर इसका अंश रहता है तो ये मिट्टी जो दोमट वाली होती है ये भुरभुरी रहती है। अब देखिए दोमट मिट्टी कई प्रकार की होती है। सामान्यतः हम आपको बता देते हैं कि दोमट हो गई, एक बलुई दोमट हो गई और एक जो आपकी मिट्टी आती है चिकनी दोमट आती है। तो आपकी अगर बलुई दोमट लिए हुए मिट्टी है तो यह बेहतरीन रहेगा और इस मिट्टी का चयन आलू के उत्पादन के लिए आप ले सकते हैं। तो जो आलू होता है ये कंद वाली फसल है, मिट्टी के अंदर होता है। तो अगर आपकी मिट्टी मुलायम नहीं रहेगी तो ऐसे में आपका आलू को कस देगी और जो आपका आलू है यह जो है फूल नहीं पाएगा, उसमें वजन नहीं पकड़ेगा, आकार नहीं बढ़ेगा। तो ये समस्या होती है और यह चीजें कई चीजों पे निर्धारित होती है, अभी हम आगे बात करेंगे। तो आप जान लिए हैं मिट्टी मतलब रहे कोई भी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए, और खास तौर पे अगर बात करें तो दोमट या बलुई दोमट लिए हुए रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो जलवायु होती है ये कैसी होनी चाहिए। देखिए अगर कोई फसल रबी के मौसम की है खासतौर पे भारत में तो वह ठंडे मौसम वाली फसल है, लेकिन जो आलू के लिए तापमान की जरूरत होती है यह जो है 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहे और लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और यह अधिकतम 25 जाए।
लेकिन अगर आपका जो तापमान है 15 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर रहता है तो बहुत ही बेहतरीन आलू के उत्पादन की संभावना बनती है। और वहीं अगर बहुत ज़्यादा तापमान कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 25 से ऊपर चला जाता है, तब की परिस्थिति में ये 25 जो टेम्परेचर है यह अगर रात में जाता है ऊपर तो वहां पर समस्या आती है। जो आपका आलू होता है, जो इसका उत्पादन होता है, आलू बड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये जो है चीजें, अब जो आपका भारत का क्षेत्र है रबी के मौसम में सामान्यतः जाता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी कारणवश, किसी प्राकृतिक घटना या किसी अन्य कारण की वजह से अगर जाता है तो आपको आलू के उत्पादन पे फर्क देखने को मिल सकता है। तो आपकी मिट्टी और जलवायु हो गई, और उम्मीद है अभी तक हम जो आप लोगों को बताए हैं वो बड़े अच्छे से समझे होंगे। अब हम आ जाते हैं खेत की तैयारी, और खेत की तैयारी के समय जो डाली जाने वाली खाद होती है वह देखिए, यहाँ पर जो आलू की खेती होती है ना, यह खेत की तैयारी पे निर्भर करती है। अगर आपकी खेत की तैयारी सही नहीं हुई है तब की परिस्थिति में जो आपका आलू है इसका उत्पादन खराब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि जब आप आलू की खेत की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो जो आपके खेत में उस समय नमी होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए। अब जब आपके खेत में भरपूर नमी है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें बड़े बड़े ढेले बन जाएं, जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है मिट्टी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे नमी रहे या ना रहे, अगर आप यह कार्य करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमें इसमें सबसे पहले काम ये करना होता है कि इसकी हमें जुताई करनी होती है, वो भी सबसे गहरी। तो वो आप करेंगे हैरो की सहायता से। और कुछ किसान जो होते हैं 2 बार हैरो चलाते हैं, और कुछ किसान होते हैं जो 4 बार हैरो चलाते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मतलब जितना हो सके आप गहरी जुताई कीजिए। और हैरो का रिजल्ट तब मिलता है जब आपके खेत में भरपूर नमी होती है, ऐसी परिस्थिति में। और इसके बाद जो है आपका कल्टीवेटर की सहायता से फिर जुताई कर देते हैं, जिससे जो भी ढेले होते हैं या जो लाइनें बनी होती हैं वह खत्म हो जाती हैं। और जब यह हो जाता है आपका कार्य, तो उसके बाद अगर आप चाहें तो एक बार रोटावेटर लगा दीजिए, अगर नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब जरूरत पड़ती है खेत के समतलीकरण की। और खेत का जो समतलीकरण होता है, पहले आप देखे होंगे कि जो ट्रैक्टर के पीछे एक लगा होता था वो उससे होता था, लेकिन अब आ गया है कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम होता है आपके खेत को एकदम समतल कर देता है। अब यह जो है समतलीकरण जरूरी क्यों है, देखिए इसका सीधा सा कारण ये है कि अगर आप खेत समतल नहीं करवाएंगे तो जो आपका पानी है कहीं ज्यादा लगेगा और कहीं पर कम लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो आलू की फसल होती है उस पे लगभग जो है 10% से लेकर के 40% तक आपके जो आलू का उत्पादन है इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, अगर पानी ज्यादा लग गया तब की परिस्थिति में। तो आप जो है ये समतल कर दिए। अब समतल करने के बाद आप एक बार कल्टीवेटर लगा दीजिए। अब कल्टीवेटर लगाने के बाद जो आपके गोबर की खाद है, कम से कम जो है आप 6 महीने पुरानी गोबर की खाद लीजिए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो लगभग 5 ट्राली आपको गोबर की खाद डालनी होती है। गोबर की खाद आप डाल दिए हैं, और यहां पर देखिए हम रासायनिक विधि से बता रहे हैं, तो इसमें जो है हम रासायनिक चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए अब आपका जरूरत पड़ती है डीएपी की। यहां पर जो भी हम चीजें बता रहे हैं एक औसत बता रहे हैं, इसमें आप लगभग 30% की वृद्धि या कमी कर सकते हैं। डीएपी रहेगी आपकी लगभग 100 किलो, और वहीं पर पोटास जो आपका रहेगा 100 किलो रहेगा, और आपका जो सल्फर होता है ये रहेगा लगभग 8 से 10 किलो आप ले लीजिएगा। और यहां पर अगर हम आप लोगों को बताएं कि आपके खेत में अगर दीमक लगते हैं या मिट्टी में ऐसे कोई जानवर हैं जो आपके आलू की फसल को, कंद को खा सकते हैं, तो उनके लिए जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में 4 से 5 किलो, अगर आपके खेत में दीमक ज्यादा है तो ऐसी परिस्थिति में लगभग आप 6 से लेकर के 10 किलो के बीच में रीजेंट का प्रयोग कीजिए। रीजेंट जो होता है यह आपकी फसल को सुरक्षित बनाता है, दीमक खेत में नहीं लगने देता है। अब इतनी चीजें हो गई। अब यहां पर अगर आप चाहें तो प्रति एकड़ की दर से 40 किलो जो आपकी सागरिका खाद आती है, या कोई भी जो है इस तरीके की खाद ले सकते हैं।
अलग अलग कंपनियों की जो ये खादें आती हैं, अलग अलग उनकी मात्रा होती है, तो आप उसे मिक्स कर लीजिए और इन सभी चीज़ों को मिला करके आप अपने खेत में पूरे बिखेर देना होता है। अब यह सभी चीज़ें आप बिखेर दिए हैं, तब आपको अंतिम जुताई करनी है रूटावेटर की सहायता से। अब आप खेत की तैयारी कर दिए हैं, आप किसी भी विधि से आलू की खेती करने जाएंगे तो यह जो कार्यक्रम होता है यह आपको अनिवार्य रूप से करना होता है। तो ये आप कर लिए हैं। अब जो है आपका यहाँ पर खेत की तैयारी, और तैयारी के समय जो डाले जाने वाला उर्वरक है आप इसे जान लिए हैं और ये आपको करना रहेगा। अब देखिए हम अपने खेत की तैयारी कर चुके हैं, अब जो है हमें बुआई की जरूरत पड़ेगी। तो जो बुआई होती है इसे हम आप लोगों को बता रहे हैं। आपको सबसे पहली जरूरत होती है प्रजातियों के चयन की। तो प्रजाति के चयन की जो वीडियो है यह 1 नवंबर 2020 को आ जाएगी और उसे आप देख लीजिएगा कल। और यह प्रजाति आप चयन कर लिए हैं, जो आपकी बीज है यह संशोधन किया जाता है उसका, और जो संशोधन किया जाता है यह आप मैंकोजेब लेकर के 5 ग्राम से लेकर के 8 ग्राम जो है इसे प्रति लीटर जो है पानी में मिला करके आपकी जो बीज है उस पे भिगोना होता है। अब बात आती है कि जो हमारी बीज की मात्रा है ये क्या रहेगी। देखिए जो आलू की खेती होती है इसमें 1 एकड़ में आपकी जो बीज होती है, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा सा उसका अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं आप ये ऐसा मान के चल सकते हैं 12 क्विंटल से लेकर के आपकी जो बीज होती है यह 18 क्विंटल के जो है बीच में लगती है। अब यह डिपेंड करता है कि जो आपके बीज है इसकी साइज क्या है और जो आपका बुआई का तरीका है यह क्या है। लेकिन एक औसत अगर हम बात करें तो आप 15 क्विंटल के लगभग मान करके चल सकते हैं 1 एकड़ में जो आपकी बीज है यह लगेगी। अब जो आप यहाँ पर मैंकोजेब तैयार किए हैं उसे पूरी बीज पे जो है डालना होता है। अगर आप काटे हैं तब भी और नहीं काटे हैं तब की परिस्थिति में भी उसे डाल करके छाया में थोड़ी देर सूख जाने देते हैं और उसके बाद हम उसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है जो बुआई हमारी की जाती है यह कैसे की जाती है। देखिए अलग अलग जो किसान होते हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग विधि से करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता दे रहे हैं जिसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक सिस्टम होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मानव द्वारा हस्तचलित। तो ये आपका जो सिस्टम होता है लगभग जो लाइन से लाइन की दूरी होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो आलू का खेत है इस तरीके से और इसमें आप आलू की बुआई करने जा रहे हैं, तो ये जो हमारी लाइन होती है ये हमारी लाइन है। तो ये लाइन से लाइन की जो बीच की आपकी दूरी रहेगी यह लगभग 2 फीट रखी जाती है। और हाँ कई जगह पे ऑटोमेटिक सिस्टम में प्लस 3 इंच जो है एक्स्ट्रा भी रहता है। तो ये डिपेंड करता है, और आप जो है औसत मान के चलिए 2 फीट के लगभग। और जो बीज से बीज की दूरी रखी जाती है यह लगभग आपकी रखी जाती है 5 से लेकर के 6 इंच के बीच में, एक बीज से दूसरे बीज की दूरी। अब ये तो आपकी लाइन हो गई है, लेकिन जो बीज रहेगी 6-6 इंच के लगभग यहाँ पर रखते जाते हैं। तो इस तरीके से आप बीज को रख करके आप मिट्टी चढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, ऑटोमेटिक सिस्टम में जो है आपकी जो मशीन होती है यह बुआई करते जाती है, वहां पर आदमी होते हैं जो बीज सिर्फ रखते हैं और मशीन गड्ढा करती है और गड्ढा करके खुद ही मिट्टी चढ़ा देती है, बीज भी डाल देती है। आदमी को सिर्फ दिशा देनी होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आप ऑटोमेटिक सिस्टम से हैं तो आप मशीन में अपनी बीज डाले, ट्रैक्टर के साथ जो संलग्न है वहां पर एक आदमी रहेगा या ऑटोमेटिक भी रहती है, तो वह बीज आपको डालना रहेगा या मशीन खुद डाल देगी। अब वह खुद नाली बनाती है, बीज गिराती है, मिट्टी चढ़ाती है। इस तरीके से आपका जो कार्यक्रम होता है ये हो जाता है ऑटोमेटिक वाले सिस्टम में। तो ये तो आपका एक ही साथ कार्यक्रम हो गया। लेकिन अगर आप हस्तचलित करते हैं, हाथों के द्वारा अगर बनाते हैं, तो आपको क्या करना होता है। आप देखिए हमारा जो खेत है सबसे पहले हम इसे डिवाइड, ऐसी परिस्थिति में हम डिवाइड कर देते हैं खेत को। जो क्यारियां होती है काफी छोटी रखी जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि आप पहले नाली बनाएंगे, जैसे इस तरीके से आपकी नाली हो जाएगी।
और इस नाली में आप बीज डाल दिए हैं। अब ये वाली जो मिट्टी है इस पे डाल देंगे, इधर से मिट्टी इस पे डाल देंगे। तो जो आपका ट्रैक्टर एक बार में करता था वो उसे आप अपने हाथों द्वारा करते हैं। तो इस तरीके से आपका यह जमीन है और यहाँ पर जो है आपका आलू की बीज आई और इस तरीके से मिट्टी चढ़ गई। अब यहाँ से आलू अंकुरित होगा। अब जो मशीन होती है उसी कार्य को प्रोफेशनल तरीके से कम मजदूरी में अच्छी तरीके से करती है, तो यह बहुत बढ़िया हो जाता है। अब जो है आपका ये जान चुके हैं कि बीज की मात्रा क्या लगेगी, उसका संशोधन आप लोग कैसे करेंगे, बुआई कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप बड़े स्तर पे खेती करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो मशीनों का काम होता है ये बड़ा अनिवार्य हो जाता है। और हम कहें कि अगर 1 एकड़ या 1 एकड़ से आपको ऊपर जाना है तो ऐसी परिस्थिति में मशीनों का जो काम होता है ये अनिवार्य है। और वहीं पर जैसे जो छोटे किसान हैं वो क्या करते हैं कि हाथों द्वारा बुआई करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वह क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो बुआई कर दिए हैं और उसके बाद फिर उसकी एक बार गुड़ाई करते हैं और फिर जो है गुड़ाई करने के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं। मतलब यह वाला जो काम होता है यह 2 बार किया जाता है। और जब यह गुड़ाई करते हैं तो वहां पर फिर खाद डालते हैं और फिर मिट्टी चढ़ा करके अपनी सिंचाई वगैरह करते हैं। क्योंकि इस विधि में जो मेड़ होती है, जो आपका ये बेड बन रहा है ट्रैक्टर के जरिए, उसकी अपेक्षा ये काफी कमजोर बनता है। तो जिसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने होते हैं और इस विधि में आपको उत्पादन कम मिल पाता है। और ये जो चीजें हम बताए हैं ये यूपी बिहार के जो छोटे किसान हैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। लेकिन जो मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, वो इसको बड़े अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि हाँ ये चीजें हैं। और जो आपका ये हाथों के द्वारा होता है इसमें लागत और मेहनत ज्यादा आती है और आपका उत्पादन कम मिलता है। जबकि आपको ट्रैक्टर द्वारा जो किया जा रहा है मशीनों के द्वारा उसमें उत्पादन आपको बेहतर मिलता है और उसमें जो कार्य होते हैं ये कम करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो लागत में थोड़ा सा कमी आ जाती है। अब जब आप बुआई कर लेते हैं तो उसके बाद सिंचाई कब करनी होती है। देखिए, सामान्यतः हम आप लोगों को बता दें कि जब आप हाथ के द्वारा बनाते हैं तो उसमें जो है आपके बड़े कम समय में आप खेत की तैयारी वगैरह कर लेते हैं और जिससे पर्याप्त नमी आपकी मिट्टी में बनी रहती है। और जब थोड़ा बहुत जमाव होने लगता है या जो है जैसी परिस्थिति रहती है उसको देखते हुए उसमें सिंचाई करते हैं। लेकिन जो आपके ट्रैक्टर द्वारा की जाती है इसमें बुआई के तुरंत बाद जो है आपको सिंचाई करनी होती है। और सिंचाई में आप लोगों को एक चीज ध्यान देना होता है कि आपको पानी बहुत कम लगाना है। इसका आप इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि आप पानी चला दीजिए और ये जो नाली बनती है, क्योंकि यह तो आपका बेड बना हुआ है, जो मेड़ बनी हुई है, आपकी जो नाली है इसमें थोड़ा सा पानी दौड़ा देते हैं और यह कोशिश करते हैं कि पर्याप्त नमी बनी रहे। अब देखिए, अगर आपका पानी ज्यादा लग गया तो यही जो है आपकी जो फसल का उत्पादन है और आपकी जो आशाएं हैं उस पे पानी फिर जाएगा। क्योंकि यह क्या है कि ज्यादा पानी लगाने की वजह से ये बेड है ये जाम हो जाता है और आपके जो आलू होते हैं इनका जो उत्पादन होता है ये सही नहीं हो पाता है। तो इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना होता है और हमेशा आपको हल्की नमी बना करके रखनी होती है। और वही चीजें हम आने वाली वीडियो में आपको बड़ी अच्छी तरीके से दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे। अब आपका ये चीजें हो गई हैं, आप लोग ये चीजें समझ चुके हैं। अब बात आती है कि हम आगे उर्वरक कौन सा डालेंगे। तो सामान्यतः जो ट्रैक्टर के जरिए ये सारी चीजें बताए हैं, अगर आप ऐसा किए हैं तो बाद में आपको एनपीके या यूरिया की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। अपनी फसलों को देखते हुए कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव किया जाता है और हैवी जो खाद होती है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और वहीं पर जो हाथों द्वारा किया जाता है, जिसकी गुड़ाई दोबारा से करके हम आप लोगों को बताए थे इस विधि में कि जो हाथ के द्वारा करते हैं उसकी गुड़ाई करने के बाद फिर से खाद डाली जाती है और फिर जो है उसकी मिट्टी चढ़ाने के पहले ही खाद डाल करके मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो ये चीजें होती हैं। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि सामान्यतः 2 बार आपको और उर्वरक की जरूरत पड़ती है और अधिकतम 3 बार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत ज्यादा फिर हैवी खाद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सभी मिट्टी में जो है आपका मिक्स कर दिया गया था और जो ट्रैक्टर है सभी तरफ की जो उपजाऊ मिट्टियां होती है बना करके एक बेड बना दिया है। अब ये जो बेड बन गया है इसमें आलू है और पूरी उसकी चारों तरफ की मिट्टी उपजाऊ है। तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा खाद की जरूरत बाद में नहीं पड़ती है, लेकिन आगे आपकी फसल बता सकती है कि उसे खाद की जरूरत है या नहीं है।
हो सकता है कि अलग खेत, अलग मिट्टी और अलग किसान के ढंग रंग देखते हुए खाद की जरूरत ज्यादा बार पड़ जाए, या यूरिया और एनपीके के अलावा और भी जरूरत पड़े। तो ये चीजें हो गई आपकी उर्वरक की, आपकी उर्वरक कौन कैसा कब डालेंगे। अब बात आती है रोग की। तो देखिए, रोग की वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आ जाने वाले हैं, जिसमें आपका झुलसा वगैरह सारी चीजें हम कवर करेंगे। और आप ये मान के चलिए, वो वीडियो देखने के बाद जो आलू में रोग लगते हैं बड़ा निश्चिंत हो जाएंगे कि हम तो देख लेंगे। तो वह चीजें हैं, उसको देख लीजिएगा और उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। खरपतवार नियंत्रण, देखिए हम आपको बताएं कि यहाँ पर हमें फिर एक चीज समझना है, क्योंकि जो हाथों द्वारा किया जाता है उसकी एक बार गुड़ाई करके फिर से मिट्टी हम चढ़ाते हैं, जबकि जो ट्रैक्टर और ऑटोमेटिक यंत्रों द्वारा किया जाता है उसमें ये ऐसा नहीं किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें इसमें खरपतवार नियंत्रण तो दवाओं के द्वारा करना होता है। और वहीं पर जो है ये हमारा जो तरीका होता है, जब घास वगैरह आ जाती है तब तक गुड़ाई लायक समय हो जाता है और गुड़ाई करके हम फिर से मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो ये जो तरीका होता है उसमें आपका गुड़ाई के माध्यम से आपकी घास निकल जाती है, जबकि ऑटोमेटिक वाले सिस्टम में आपको दवा डालनी होती है। उसकी वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे कि कौन सी दवा डालेंगे, कैसे डालेंगे, उसका तरीका क्या होगा, ये सारी चीजें। तो आपका खरपतवार जो नियंत्रण था ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं उत्पादन की। तो अब यहाँ पर हम फिर आ जा रहे हैं कच्चा आलू और पक्का आलू, अगेती आलू और पछेती आलू। तो देखिए, जो हमारा अगेती आलू होता है इसका जो उत्पादन होता है ये कम होता है। इसका कारण ये होता है कि यह पूर्ण रूप से पकने से पहले ही खुदाई करके मार्केट में ले आया जाता है और यह किसानों की उम्मीद रहती है कि इसका रेट बेहतर मिलेगा। तो ये जो है इसका जो उत्पादन होता है प्रति एकड़ 75 से लेकर के लगभग 120 क्विंटल तक के उत्पादन हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि आपको 100 के आसपास, लेकिन कुछ किसान इस आंकड़े को भी टच करते हैं। वो समय होता है कि आप 60 दिन में खुदाई कर रहे हैं, 70-80 दिन में, और सामान्यतः 75 दिन में खुदाई शुरू होती है कच्चा आलू की। अब बात आती है कि जो हमारा पक्का आलू का उत्पादन होता है वो कितना होता है। देखिए, पक्का आलू का जो उत्पादन होता है यह निर्भर करता है कि किसान क्या क्या कैसे कैसे किया है और उसके अलावा उसकी जो वैरायटी है ये कौन सी थी। लेकिन एक अच्छा काम अगर आप कर रहे हैं और अच्छी वैरायटी चुनाव करके कर रहे हैं तो जो आपको पक्का आलू में उत्पादन मिलता है वह मिल जाता है आपका 150 से लेकर के 200 क्विंटल। और कुछ ऐसे किसान हैं जो लगभग 200 प्लस भी जाते हैं। तो ये हो गया आपका उत्पादन। ये जो चीजें थी उत्पादन के। अब जो आपका यहां पर नोट कर लीजिए आप, जो कच्चा आलू आपका है ये पहुंच जाता है आपका 75 से लेकर के 100 120, लेकिन हम यहाँ पर 100 ही लिख रहे हैं। और वहीं पर जो आपका पक्का आलू है यह 150 क्विंटल से लेकर के 200 क्विंटल के बीच में ये पहुंच जाता है। अब बात आती है लागत की। तो देखिए, इसकी जो चीजें होती हैं, क्योंकि इसकी जो बीज की मात्रा है काफी ज्यादा लगती है। कभी अगर आलू महंगा हो गया तो जो हमारी लागत है ये काफी ज्यादा हो जाती है, जैसे 2020 में हुआ है। और अगर इसकी जो आलू की कीमत है ये कम रहती है तो ऐसे में लागत कम हो जाती है, जिसका जो प्रभाव होता है बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो जो लागत आती है प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसको आप नोट कर लीजिए, लगभग 30,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए के बीच में आ जाती है। यह निर्भर करता है कि आपके पास क्या सुविधाएं हैं और आप कैसे कर रहे हैं, तो आप इसके बीच में रह सकते हैं। और वहीं पर जो खुद किसान करते हैं उनकी लागत लगभग 30 के आसपास रहती है, लेकिन उस पे भी जो आलू का रेट होता है ये निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं मुनाफा। देखिए, आलू एक ऐसी फसल है जिसका जो उत्पादन होता है आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं, लेकिन इसका जो रेट होता है मार्केट में कभी तो बहुत बेहतरीन मिलता है और कई बार ऐसा होता है कि किसान अपना आलू सड़कों पे फेंक देता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको बहुत बेहतर तो नहीं मिल सकता है, लेकिन आपका जो एक औसत की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ से आपको 1.5 लाख रुपए जो है मिल सकते हैं। और अधिकतम की अगर हम बात करें तो आपको 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब जो 3.5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं तो इसमें से आपकी जो भी लागत है आप निकाल दीजिए और आपका वो मुनाफा निकल करके सामने आ जाएगा। अब 3 लाख का आंकड़ा वह किसान टच करा पाते हैं जो अच्छा उत्पादन लेते हैं और उसके बाद उनको रेट भी बेहतर मिल पाता है।
तो वो आपका 3 लाख का आंकड़ा टच कर लेते हैं और इसमें से आप लागत निकाल देंगे तो 3 लाख आपकी बचत हो गई है। अब ये सारी चीजें हैं। अब भंडारण देखिए, सामान्यतः जो छोटे किसान होते हैं कुछ तो अपने खाने के लिए खेती करते हैं, कुछ तुरंत बेच देते हैं, कुछ धीरे धीरे बेचते रहते हैं, तो खुदाई के 2-3 महीने के अंदर बेच ले जाते हैं, तो उन्हें भंडारण की आवश्यकता सामान्यतः नहीं पड़ती है। लेकिन जो बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं किसान, उन्हें भंडारण की जो है बहुत जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में किसान अपना भंडारण कर देता है और बाद में जाकर के उसे निकाल करके समय अनुसार उसकी बिक्री करवाता है और उसे जो मार्केट में रेट होता है वो मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भंडारण करने के बाद जब बाद में आप बेचेंगे तो आपको रेट ही मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो आप भंडारण करते हैं तो जो उसकी कीमत होती है वह तक नहीं मिल पाती है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा कि आप इसके लिए उपाय अपना सकते हैं कि कुछ कच्चा आलू की खेती कर लीजिए और कुछ पक्का आलू की खेती कर लीजिए। अब इसमें हम बात कर रहे हैं सावधानियां कि जब आप आलू की खेती करने जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए जिससे जो आपको उत्पादन मिल रहा है ये बेहतरीन मिल सके। देखिए, सबसे पहला हमारी जो चीज आती है वो है जो हम बीज है इसका अच्छी तरीके से चुनाव करें कि कच्चे के लिए कौन सही रहे कि पक्के के लिए। इसकी वीडियो जल्द ही आ जाएगी। और फिर संशोधन जाति का आप चयन कर लिए हैं। अब जो बीज की संशोधन है इसको आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए जिससे आपके काफी रोग से जो है बचत हो जाती है आलू की फसल को। और जो तीसरा कार्य हम बता रहे हैं ये बहुत ही जरूरी है और वो है इसकी सिंचाई। देखिए, आप जितनी हल्की सिंचाई करेंगे, भले ही जल्दी जल्दी आपको सिंचाई क्यों ना करनी पड़े, तो उससे क्या है कि आपका जो आलू है यह बेहतरीन रहेगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी ये आलू की मेड़ है और यह जो है ये नाली है। तो ये जो हमारी नाली है इसी में हम पानी लगाएंगे। अगर हम पानी यहां तक लगाते हैं तो जो नमी है चढ़ करके यहां पर चली जाएगी या बहुत कम रहेगी तो यहां पर जाएगी, तो जिससे हमारा यहाँ पर जो आलू है जो इसका उत्पादन होगा ये बेहतर होगा। अब अगर हम यहाँ पर पानी लगा दिए तो जो हमारा ये वाली मिट्टी है ये पूरी तरीके से जाम हो जाएगी, तो हमारे उत्पादन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, इसको आपको विशेष ख्याल रखना होगा सावधानियों के अंतर्गत, और आपको अपनी फसल को पाले से बचाना रहेगा। और उसके लिए हम कैसे आप पाले से बचा सकते हैं वीडियो लेकर के आएंगे। जो छोटे किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, यहाँ पर हम जो चीजें बताए हैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो उनको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसमें जो सिंचाई होती है ये 2 तरीकों से होती है। सामान्यतः अधिकतर क्षेत्रों में ये देखा गया है कि ऐसे ही फ्लड इरिगेशन करते हैं, खुली सिंचाई भी काफी सक्सेस है। और जो कुछ किसान हैं कुछ क्षेत्रों में ड्रिप भी लगाते हैं। तो ये जो ड्रिप लगाया जाता है अपना नाली में ही लगा देते हैं, या तक ऐसा नहीं किया जाता है, आप नाली में डाल देते हैं और नाली में ही पानी डालते हैं और यहाँ से जितनी जरूरत होती है यह पानी यहाँ पर नमी पहुंच जाती है और आपका आलू का काफी बेहतर उत्पादन होता है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो भी चीजें हम बताए हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप लोगों के आलू की खेती से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हम इससे पूछ सकते हैं और जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि एक आलू से संबंधित एक ऑनलाइन इवेंट करें जिसमें आप लोगों के जो भी सवाल रहेंगे उसको पूछ सकते हैं। और वह वीडियो जब आ जाएगी तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे हम डाल देंगे, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कर सकते हैं। हम अपने फेसबुक पेज का लिंक दे दिए हैं, आप जाकर के वहां पर लाइक कर लीजिए उस पेज को, ताकि जो वीडियो यूट्यूब पे रिलीज नहीं होती है उसका लिंक आप लोगों को मिलता है फेसबुक पेज पर और वहां से आप लोग आराम से आकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। जाते जाते आप लोगों से एक प्रश्न है, वो ये कि आलू को आपकी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, और आप आलू लगाने के लिए सिंचाई का कौन सा तरीका और बुआई का कौन सा तरीका प्रयोग करते हैं, और आपको आलू की खेती करते हुए क्या अनुभव मिला है उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के किसानों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।